तो नमस्ते। आज हम करेंगे उपन्यास, उनसे संबंधित उनके पात्र और गौण पात्र। एक छोटी सी कोशिश की है अच्छे से, जिससे हमारे ये पात्र याद हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी। 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक है पंडित गौरीदत्त शर्मा। इस उपन्यास में जो प्रमुख मुख्य पात्र हैं, सरसुख लाल है। और सरसुख लाल एक बनिया है मेरठ का। उसके क्या हैं, दो बेटे हैं। पहले बेटे का नाम दौलत राम और दूसरे का छोटे लाल। दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम पार्वती है, छोटी बेटी सुखदेई है। बड़ी बेटी की शादी दिल्ली में हुई है और बड़ा बेटा जो दौलत राम है, वो अपने पिता के साथ दुकान में ही हाथ बटाता है, यानी कि पिता के व्यवसाय में ही कार्य करता है। और उसकी पत्नी है ज्ञानो। ज्ञानो जो अनपढ़ है और वह झगड़ालू प्रवृत्ति की है। छोटा बेटा है छोटे लाल। वह सरकारी नौकर है रेलवे विभाग में। और उसकी पत्नी आनंदी है, जो एक पढ़ी लिखी और सुशील, गुणवान, सुंदर, सरस है। दौलत राम के दो बच्चे हैं। पुत्री का नाम मूलिया और पुत्र है कन्हैया। उसी प्रकार छोटे बेटे के दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा नन्हे है और छोटे बेटे का नाम मोहन है। अब इस उपन्यास के गौण पात्र जो इस पर, ये मैंने पड़ोसी सदस्य के नाम रखे हैं, जिससे कि क्योंकि हमें पता है कि पड़ोसियों के नाम हमें जल्दी याद हो जाते हैं, रिश्तेदारों के। तो मैंने आधे बड़े बेटे दौलत राम के पड़ोसी बना दिए और आधे छोटे लाल के पड़ोसी सदस्य, लेकिन सबका क्रम से है। फर्स्ट नंबर श्री दयाल है, दूसरे पे बंसीधर कबाड़ी वाला है, तीसरा ज्ञानचंद है, चौथे तहसीलदार, पांचवा राम प्रसाद, छठा गंगाराम, सातवां भगवान देई और आठवां डूंगर। अब छोटे की तरफ है, नौवां दिल्ला पांडे है, 10वां मिस रानी है, 11वां मुंशी टिकट और 12वां है नारायण हर, 13वां है साहे काबली, 14 है लाला दीन दयाल, 15 कृपी जो एक बाल विधवा है, स्त्री पात्र है, और 16 है लाल बुलाकी दास, 17 है झल्ला मल। तो ये हमारे गौण पात्र थे। इस तरह से एक छोटी सी कोशिश की है पात्रों का नाम याद करने की। अब इसकी कथा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सरसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी बहू ज्ञानो और छोटे बेटे की पत्नी आनंदी है। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपड़ी स्त्री है। वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी छोटी बहू सबसे उसकी क्या रहती है, खटपट लगी रहती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सरसुख और उसकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों और बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वास आदि पर करारी चोट करता है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की भी चर्चा हुई है। यानी कि इस उपन्यास में अंधविश्वास पर भी चर्चा हुई है कि झाड़ फूक से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये मानते हैं कि झाड़ फूक के बजाय वे डॉक्टर को इलाज कराना चाहिए। अलगोजे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में विरध की स्थिति क्या हो जाती है, उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है और मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी पाड़ कर ले जाती है। तो यह कहानी समाप्त हुई। अब दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु। 1882 ईस्वी से उपन्यास लेखक, इस उपन्यास के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। इसके भी पात्र हैं, मुख्य पात्र इसमें ये दिए गए हैं। यह भी एक साहूकार की कहानी है। साहूकार का बेटा है लाला मदन मोहन।
जिसको उसके बाप से संपत्ति आदि बहुत विरासत में मिली थी, और वह गलत संगत में पड़ जाता है। गलत संगत में पढ़कर क्या होगा, उसके जो बुरे मित्र होते हैं चुन्नीलाल, शंभुदयाल और वैजनाथ, सब उसकी दौलत को लुटा देते हैं, कर्जे में डुबो देते हैं मदन लाल को। और एक उसका सच्चा मित्र होता है ब्रज किशोर, जो उसको सही रास्ता दिखाता है और गलत कार्य करने से रोकता है। तो यहाँ पे लाला मदन मोहन साहूकार का बेटा है, और एक उसका सच्चा मित्र है ब्रज किशोर। ब्रज किशोर की पत्नी है प्रेमवदा। लाला मदन मोहन के 3 मित्र हैं, स्वार्थी मित्र हैं, चुन्नीलाल, शंभुदयाल और वैजनाथ। क्योंकि ये इतने ही साथ देते हैं, इतने उसके पास दौलत रहती है, और जब उसकी दौलत खत्म हो जाती है, कर्जे में डूब जाता है, तो उसका साथ छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे गौण पात्र दिए गए हैं। कामनी है जो मदन मोहन की क्या है, पत्नी है। प्रेमवदा ब्रज किशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र है किसका, मदन मोहन का। हकीम अहमद हुसैन मित्र हैं। बाबू वैजनाथ मित्र हैं। लाला हरदयाल मित्र हैं। हर गोविंद पंसारी का लड़का मिस्टर ब्राइट है। पंसारी जो दुकान पे दुकान होती है। और नेहा चंद है, नेहा चंद मोदी है। आगा हसन जान है। ये सब क्या है, इनके पात्र हैं, गौण पात्र और मुख्य पात्र। और मुख्य पात्र में यही दिया गया है, क्योंकि आजकल मुख्य पात्र और गौण पात्र से क्रम में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। लाला मदन मोहन की पत्नी का क्या नाम है, कामनी है। सच्चा मित्र ब्रज किशोर है, और 3 मित्र स्वार्थी हैं, जिसमें चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ हैं। और ब्रज किशोर की पत्नी का नाम क्या है, प्रेमवदा है। अब यहाँ से करते हैं इनकी कहानी, कथासार। इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है, जो एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेता है, और उसे अपने पिता की मेहनत और धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय करता है, यानी कि खर्च करता रहता है। वो युवा अवस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। उसे आदमी की परख नहीं है। वह अपने सच्चे मित्र लाला ब्रज किशोर, जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उसे टोकता है तथा उसे दूर कर देता था, जबकि चुन्नीलाल, शंभुदयाल और बैजनाथ आदि को अपने साथ रखता है। वह कौन, मदन लाल। और ये सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं और उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाह के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्ज में डूब जाता है, और उसी समय हर किशोर से उसका बैर हो जाता है, और वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी, लालची, मौकापरस्त मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में उसका सच्चा, शिक्षित और बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रज किशोर उसका साथ निभाता है, और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और वह चापलूसी करने वाले मित्रों और दुर्व्यसनों से तौबा कर लेता है। यह उपन्यास 41 प्रकरणों में विभक्त है। कौन सा, परीक्षा गुरु। अब है उपन्यास 3, शेखर एक जीवनी, भाग 1, सन 1941 में। इसके लेखक हैं अघे। शेखर एक जीवनी उपन्यास के क्या है, 4 खंड हैं। पहले खंड में है उषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरे खंड में है प्रकृति और पुरुष, और चौथे में पुरुष और परिस्थिति। मुख्य पात्र हैं इसमें शेखर क्या है, इस कहानी का नायक है, उपन्यास का। और नायक शेखर के पिता कौन है, हरिदत्त है। हरिदत्त कौन है, पिताजी हैं किसके, शेखर के। सरस्वती बहन है शेखर की, क्या है, शेखर की बहन है ये। शारदा इनकी पड़ोस में रहने वाली एक मद्रासी परिवार से संबंधित रखती है, जिसकी तरफ शेखर क्या होता है, आकर्षित होता है। उसके बाद शशि मौसेरी बहन है, और इस पर भी शेखर क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। एक शांति है जो 18-19 साल की तपेदिक लड़की है, तपेदिक से पीड़ित लड़की है। इसमें गौण पात्र हैं शेखर की माँ मनिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र हैं।
इसकी कथा सार है कहानी की। इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्षों का चित्रण पूर्व दीप्ति शैली में हुआ है। कौन सी शैली में हुआ है? पूर्व दीप्ति शैली में। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। वह सबसे पहले शशि को याद करता है, फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था तो बहन सरस्वती की याद आती है। इसके बाद वो शारदा को याद करता है, फिर उसे माँ पिता के प्रति धिक्कार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। पहला खंड। शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। दूसरे खंड में विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है और अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। तीसरे खंड में नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है और उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है तो उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है, जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है, जहां उसे शशि मिलती है। जब वह वहां से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। चौथा खंड मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिनों का वर्णन है, जहां उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है, जिसमें समाज सेवा की भावना बढ़ने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है। कौन? शेखर। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए जीवन का चित्रण किया गया है। चौथा उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें मुख्य पात्र है बाणभट्ट। इस उपन्यास का नायक कौन है? बाणभट्ट है। और यह हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के समय में क्या था? कवि थे। बाणभट्ट कवि थे। हर्षवर्धन क्या था? राज पंडित था। हर्षवर्धन राज पंडित था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट। बाणभट्ट का वास्तविक नाम क्या था? दक्ष भट्ट था। अब यही निपुणिका है, जो एक विधवा है और अपनी दुकान चलाती है। यह प्रेमिका है किसकी? बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट की प्रेमिका है निपुणिका। पहले ये विधवा थी, फिर ये बाणभट्ट की प्रेमिका है विधवा और पान की दुकान चलाती है, और यह नाटक मंडली की भी एक पात्र है। भटनी है, जो एक राजकन्या है, और वो तुअर मिलिंद की क्या है? पुत्री है। तो इसमें 3 मुख्य गौण पात्र हुए, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भटनी और निपुणिका। गौण पात्र हैं इसमें। अघोर भैरव वाममार्गी साधक है। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्गा का स्वामी है। सुगत भट्ट बौद्ध भिक्षु एवं आचार्य है। महामाया गृहवर्मा की रानी है। सुचारिता उपकथा की नायिका है। और अन्य पात्र हैं हर्षवर्धन है, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुअर मिलिंद और राजश्री। अब इसकी कथा है। प्रस्तुत उपन्यास में ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ काल्पनिक पात्र भी हैं। उपन्यास राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों यानी कि उच्छ्वास सर्ग या प्रकाशों में विभक्त है। उपन्यास का उद्देश्य बाणभट्ट एवं हर्षवर्धन कालीन युग को संदर्भों सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के साथ चित्रित व वर्णित करना है। उपन्यास में नारी चेतना का सुंदर व्याख्यान है। इसमें उदात्त प्रेम का वर्णन हुआ है। बाणभट्ट स्वयं स्त्रियों के प्रति गहरा सम्मान रखता है। वास्तव में बाणभट्ट के द्वारा
हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के स्त्री संबंधों विचारों को भी समझते हैं। न्यूनिया न्यूनिया निपुणिका को उज्जैनी नाटक मंडली में भर्ती करने के पश्चात भट्ट सोचता है कि साधारण जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। यह बात लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलता। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण बौद्ध धर्म के टकराव को भी उपन्यास का हिस्सा बनाया गया है। हर्षवर्धन बौद्ध था, लेकिन वह ब्राह्मणों को भी राज्य में संरक्षण देता था और समन्वय का हिमायती था। सन 1946 ईस्वी में लिखा यह उपन्यास शायद स्वतंत्र भारत की ओर इसी समन्वय की आशा देख पा रहा था। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताता है। एक प्रसंग आता है जब बाणभट्ट को नदी पार करते समय वारा की मूर्ति और भटनी में से किसी एक को बचाना होता है, तो वह भटनी को बचाता है। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं को आधार बनाकर उपन्यास के कथानक को 5 भागों में बांटा है। पहला चरण है इसका स्थानीश्वर में बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट होती है। तो बाणभट्ट और निपुणिका की भेंट कहाँ पर होती है? स्थानीश्वर में। वहाँ निपुणिका बाणभट्ट से कहती है कि छोटे राजकुल में भटनी बंधनी है, वहां से उसे किसी तरह निकालना होगा। बंधनी माने बंधन है, मतलब बंधन, भटनी बंधनी है, यानी कि वहां पे वो गिरफ्तार है। इसके बाद बाण स्त्री वेश में जाकर उसे छुड़ा के लेकर आता है, किसे? भटनी को। दूसरे चरण में इसके बाद बाणभट्ट भटनी और निपुणिका को वह गंगा मार्ग से नौका द्वारा मगध ले जाता है और चुनार के किले के पास उसकी नौका पर कुछ डाकुओं का हमला होता है। बाण वहां से दोनों को बचाकर निकल जाता है और लोरिक देव नामक एक सामंत के घर पहुंचा देता है। तीसरे चरण में उन्हें वहीं छोड़कर वह हर्ष के दरबार में आता है और अपनी प्रज्ञा के बल पर वहां राजकवि नियुक्त होता है। बाद में बाण द्वारा भटनी को स्थानेश्वर आमंत्रित करना और भटनी का स्वतंत्र रानी की तरह रहना पाया जाता है। चौथा चरण में यह चरण भटनी के महत्व को प्रतिपादित करता है और आमंत्रित को रक्षिता शक्ति है, उसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है। पांचवें चरण में हर्ष के दरबार में बाणभट्ट भटनी और निपुणिका का आना तथा वहां रत्नावली नाटिका का मंचन होना। इसी नाटक के अंत में मंच पर ही निपुणिका के प्राणों का अंत हो जाता है और अंत में बाणभट्ट उद्देश्य प्राप्ति हेतु भटनी को तुअर मिलिंद के यहाँ पहुँचाने जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना कि आगे ऐसी वीडियो चाहिए, तो बाकी के जो उपन्यास बचे हुए हैं उन्हें भी डाल देंगे अगली वीडियो में।